Assalamualaikum guys, hope all you are fine. In this video we are going to discuss very important topic of pathology which is thrombosis, जिसमें बहुत बच्चों को confusion है जो है उनकी क्लियर नहीं होती हैं, तो इसलिए आज हम इसको डिस्कस करेंगे और जो भी आपकी क्वेरीज़ होंगी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को चेक कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ थ्रोम्बोसिस. फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड मास इन अ सर्कुलेशन फ्रॉम द फ्लोइंग ब्लड. यानी ये सपोज करें एक ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है और कहीं पे एक सॉलिड मास एक क्लॉट बनता है और वो उन्हीं पार्टिकल्स की वजह से जो ब्लड में प्रेजेंट हैं उन्हीं पार्टिकल्स की वजह से बनता है. दैट इज़ थ्रोम्बोसिस. सो अगर हम इसकी कोज़ यानी थ्रोम्बोसिस की कोज़ इटियोलॉजी के बारे में बात करें तो उसके लिए बड़ा हमें कॉमन नेम मिलता है, दैट इज़ विरकोज ट्रायड. ट्रायड क्या होता है? जो तीन चीज़ों का कॉम्प्लेक्स होता है, यानी इट्स मेड ऑफ 3 थिंग्स. ठीक है, अब वो 3 थिंग्स क्या है वो भी हम देख लेते हैं. उनमें से ये देखें, ये एक ट्रायड है. जैसे ये एक लेट्स सपोज मैं बनाती हूँ, ये एक ट्रायंगल की तरह है, इस तरह से इट इज़ लाइक अ ट्राइड. नंबर 1 उस पर एंडोथीलियल इंजरी है, नंबर 2 उस पर एबनॉर्मल ब्लड फ्लो है और नंबर 3 पे हमारे पास हाइपर कोएगुलेबिलिटी. ये ऐसे हैं, यानी एंडोथीलियल इंजरी हुई तो एबनॉर्मल ब्लड फ्लो तो हाइपर कोएगुलेबिलिटी और ये हाइपर कोएगुलेबिलिटी से एंडोथीलियल इंजरी. ठीक है, तो ये एक दूसरे को की वजह से होते रहते हैं और ये अल्टीमेटली जो है वो थ्रोम्बोसिस कोज करते हैं. अब पहला जो हम एंडोथीलियल इंजरी है उसको डिस्कस कर लेते हैं. तो एंडोथीलियल इंजरी क्या होता है? ये हमारे पास सेल है और हमें पता है, सब बना लेती हूँ. ठीक है, ये हमारे पास एंडोथीलियम है. ठीक है, ये एंडोथीलियम की लेयर है. अब क्या होगा जब एंडोथीलियल इंजरी होती है तो ये डैमेज हो जाती है, ये सेल्स यहाँ के मौजूद सेल्स वो रप्चर हो जाते हैं. जब वो सेल रप्चर हुआ तो एंडोथीलियम जो है वो डैमेज हो गई. अब एंडोथीलियम जब डैमेज हुई तो उसके नीचे एक उसकी सब लेयर थी. लेट्स सपोज मैं बना देती हूँ ऐसे. ठीक है, ये और इसके ऊपर ये सेल्स थे. अब जब ये ऊपर वाली सेल जो है वो डैमेज होंगे तो नीचे वाली सेल जो कि नीचे वाली लेयर जो कि सब एंडोथीलियल, सब क्या होता है नीचे एंडोथीलियम के नीचे वाली वो एक्सपोज हो जाएगी, यानी वो सामने आ जाएगी. जब वो सामने आ जाएगी तो उसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, उसके अंदर मौजूद मैट्रिक्स हमें नज़र आएगा और वहाँ पर थ्रोम्बोसिस होगी. ठीक है, क्योंकि अब एंडोथीलियम टूट चुकी है और यहाँ पे जो फैक्टर हमारे पास इसको कोज कर रहा है दैट इज़ फैक्टर 3. ठीक है, फैक्टर 3 जैसे हम जिसको हम थ्रोम्बिन कहते हैं. तो अब आपको समझ आए कि जब भी एंडोथीलियल इंजरी होती है तो एंडोथीलियम डैमेज होती है. एंडोथीलियम के डैमेज होने की वजह से नीचे वाली सब एंडोथीलियम की लेयर जो है एक्सपोज हो जाती है और सब एंडोथीलियम की लेयर एक्सपोज होने से वहाँ पे थ्रोम्बस बनने लग जाता है फैक्टर 3 की वजह से. अब ये क्यों हुआ, ये जो डैमेज हुई एंडोथीलियम? क्योंकि वहाँ कुछ प्रोथ्रोम्बोटिक और कुछ एंटी थ्रोम्बोटिक का बैलेंस बड़ा, जैसे हम कहें पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस होना ज़रूरी है ताकि एक न्यूट्रल चीज़ बने. इसी तरह प्रोथ्रोम्बोटिक और एंटी, प्रो जिन्होंने थ्रोम्बोसिस करानी है और एंटी जो कि रोकते हैं, तो करवाने वाले रोकने वाले अगर बैलेंस नहीं है, उनका बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है तो वहाँ पे थ्रोम्बोसिस उसकी वजह से हो जाती है. तो ये था एंडोथीलियल इंजरी कैसे होती है. सेकंड जो मैंने कहा था एबनॉर्मल ब्लड फ्लो या स्टेसिस. स्टेसिस क्या होता है? किसी भी चीज़ का रुक जाना. ठीक है, तो कोई ब्लड रुक गया या सही तरह उसका फ़्लो नहीं है या वो बहुत स्लो मूव कर रहा है, उसके अंदर टर्बुलेंस आ गई है. अब इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ नॉर्मल. ये नॉर्मल एक ब्लड वेसल है, इसके अंदर से ब्लड ऐसे जा रहा है. ये मैंने एरोज जो मैं बना रही हूँ ये देखें, ये नॉर्मल ब्लड फ्लो था. अब उस एक्सियल या उस नॉर्मल या उस लेमिनार, नॉर्मल ब्लड फ्लो को हम लेमिनार फ्लो भी कहते हैं. ये जो लेमिनार फ्लो है ये डिस्टर्ब हुआ है. आपको पता है नॉर्मल में क्या होता है? ये जो नॉर्मल है इसमें हमारे पास सेंट्रल स्टीम, ये जो सेंटर वाला पोर्शन है यहाँ रेड ब्लड सेल्स होते हैं और वाइट ब्लड सेल्स, मतलब जितने भी सेल्स, उसके साथ वाली लेयर में यहाँ पे प्लेटलेट्स होते हैं बिल्कुल उसके साथ वाली लेयर में, और जो पेरिफेरी के साथ होती है वहाँ पे प्लाज्मा होता है. यहाँ प्लाज्मा होता है. सेंटर में वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, उसके साथ वाली में प्लेटलेट्स और लास्ट पे प्लाज्मा. ये नॉर्मल या लेमिनार ब्लड फ्लो की क्वालिटी है. लेकिन जब क्या होता है कि आपके पास टर्बुलेंट फ्लो है, जैसे ये ब्लड वेसल है और यहाँ पे ये जा रहा था फ्लो वापस आ गया, ये इस तरह से कुछ फ़्लो ऐसे हो रहा है कि आगे पीछे बैकवर्ड फॉरवर्ड मूव कर रहा है, तो अब ये टर्बुलेंट फ्लो है. दिस इज़ नॉट द लेमिनार फ्लो, दिस इज़ टर्बुलेंट फ्लो नाउ. तो अब उसमें ये कॉम्पोजिशन नहीं होगी, ऐसे नहीं होगा कि सेंटर में सेल्स होंगे, साइड पर प्लेटलेट्स होंगे, फिर पेरिफेरी में प्लाज्मा होगा. नहीं, ऐसा नहीं होगा. अब उसमें प्लेटलेट्स जो है वो पेरिफेरी की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, यानी पहले प्लेटलेट्स सेंटर वाली के साथ वाली लेयर में होते थे, लेकिन अब वो आ जाएंगे टूवर्ड्स द पेरिफेरी, टूवर्ड्स द
बाउंड्री आ जाएंगे। जब वो पेरिफेरी की तरफ आ जाएंगे तो वहाँ मार्जिनेशन हो जाएगी, ठीक है, और वहाँ पे मार्जिनेशन होगी और वहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो जाएगी, क्योंकि अब प्लेटलेट जो हैं वो पेरिफेरी के साथ आके अपना एक क्लॉट फॉर्मेशन सा बनाना शुरू कर देंगे, जमना शुरू कर देंगे वहाँ पे। सो जो हमारा थर्ड हमारा विट्रोस्ट्राइड का पार्ट है जो कि कॉज है हमारी थ्रोम्बोसिस की, दैट इज़ हाइपर कोएगुलेबिलिटी। बेसिकली इसके अंदर दो फैक्टर्स हैं। नंबर 1 जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं और नंबर 2 एक्वायर्ड फैक्टर्स होते हैं। जेनेटिक जो बेसिकली इनहेरिटेड होते हैं, जो हमने खुद जनरेट नहीं किए हैं या हमें किसी वजह से नहीं हुए, वो पहले से ही बाय बर्थ हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो चुके हैं। और एक्वायर्ड जो हमारे बॉडी में वक्त के साथ साथ कुछ चेंजेस की वजह से आ चुके हैं, जैसे कि डिफेक्टेड फिब्रिनोलिटिक सिस्टम। अगर अब बच्चा पैदा हुआ है उसका फिब्रिन का सिस्टम शुरू से ही जो है वो ख़राब है, तो वो हम जो है उसको जेनेटिक में कंसीडर करेंगे, ठीक है, कि उसकी क्लॉटिंग नहीं होती है। अगर उसको कोई कट लगता है तो उसका खून रुक नहीं पा रहा होता है, तो वो जेनेटिकली उसके अंदर वो चीज़ ट्रांसफ़र हुई है। दूसरी चीज़, अगर उसके प्रोथ्रोम्बिक फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, तो जैसे उसकी फिब्रिनोजन फैक्टर्स हैं, फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10, 8, ये फैक्टर्स उसके पहले से ही ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ इस तरह की जीन्स सेट कर दी गई हैं, डिफेक्टेड जीन्स बन चुकी हैं जो इन फैक्टर्स को बढ़ाने में हेल्प कर रही हैं। तो जब ये थ्रोम्बोटिक फैक्टर ज़्यादा होते हैं तो हाइपर कोएगुलेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि सेल्स अब ज़्यादा हो रहे हैं, फिब्रिन अब जो है हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं एक्वायर्ड फैक्टर्स पे, जो कि विद टाइम, विद चेंजेस इन द बॉडी, विद म्यूटेशन इन द बॉडी, वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं। लाइक प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन, लाइक जैसे अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है तो उसको अगर डॉक्टर ने कहा है कि यू हैव टू बेड रेस्ट, ठीक है, तो उसका क्या है, वो काफ़ी 2-3 मंथ्स तक अगर वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, कोई हिल नहीं रहा है, सिर्फ ही वॉज ऑन बेड, तो वो प्रोलॉन्ग्ड बहुत टाइम ज़्यादा हो चुका है और इमोबिलाइजेशन के वो अब कोई मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर रहा। दूसरा कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, यानी अगर उसका हार्ट फेलियर हो चुका है, वहाँ पे कोई ब्लॉकेज, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज, वॉल्स डैमेज या कुछ भी ऐसा हुआ जिसकी वजह से कार्डिक फेलियर हुआ है। कार्डिक फेलियर विड लीड्स टू द हाइपर कोएगुलेबिलिटी, यानी ब्लड जो है वो थिक हो जाएगा, कोएगुलेट करेगा। प्लेटलेट एक्टिवेशन, अगर बॉडी में प्लेटलेट्स का नंबर ज़्यादा हो रहा है तो देन जब ये क्या होता है कि प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं तो ये एंडोथीलियम, ठीक है, वो उतर जाएगी और यहाँ पे प्लेटलेट्स जो हैं वो जमा होंगी। जब प्लेटलेट्स जमा होते हैं तो वहाँ पे क्लॉट बन जाता है, क्लॉट विल लीड्स टू द थ्रोम्बोसिस। जैसे कैंसर में क्या है, दैट इज़ अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स, तो सेल एक क्वांटिटी से ज़्यादा हो चुकी है और वही वहाँ पे क्लस्टर बना देंगे, ट्यूमर बना देंगे, दैट विल लीड्स टू थ्रोम्बोसिस। ल्यूकीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। प्रोस्थेटिक कार्डिक वॉल, जैसे ये कार्डिक वॉल अगर ये ओपन नहीं हुआ या ये जो है वो क्लोज़ नहीं हो रहा, तो वहाँ पे भी अगर ब्लड कोएगुलेट हो रहा है, क्योंकि या ब्लड उनमें से फ़्लो नहीं कर पा रहा, तो दैट्स विल लीड्स टू द थ्रोम्बोसिस। हिपैटिक सिंथेसिस, यानी लिवर जो है, ये जो हमारे जो प्रोथ्रोम्बिक फैक्टर्स हैं, ये फिब्रिनोजन, ये हमारा लिवर सिंथेसाइज कर रहा होता है, ठीक है, लिवर इज सिंथेसाइजिंग दीज फैक्टर्स। तो अगर ये फैक्टर्स ज़्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब लिवर सिंथेसिस ज़्यादा हो रही है, लिवर ज़्यादा बना रहा है, और लिवर अगर इनको ज़्यादा बना रहा है, दैट विल लीड्स टू द थ्रोम्बोसिस। फिर एंटी कोएगुलेशन, की कोएगुलेट नहीं कर रहा ब्लड, क्योंकि कोएगुलेशन कम है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज, यानी वो जो पिल्स होती हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स, जो कि वुमेन्स यूज़ करती हैं, उनकी वजह से भी जो है हमारे पास ये हमारी, क्योंकि ब्लड के अंदर चेंजेस आएंगी ना, अगर आप एक कुछ आउटसाइड से बॉडी के अंदर कुछ चीज़ इंजेक्ट कर रहे हो, तो दैट विल लीड टू सम चेंजेस इन योर बॉडी एंड इट विल लीड्स टू थ्रोम्बोसिस और कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड. So these are the three factors in which we have discussed the Virchow's triad. Number 1 is endothelial injury, number 2 is abnormal fluid stasis or turbulent flow, and number 3 is hypercoagulability. ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि what is the कॉजेज़ ऑफ द थ्रोम्बोसिस. अगर थोड़ा सा पैथोजेनेसिस के ये सब हुआ क्यों, ये कॉजेज़ क्यों हुई. जब भी क्या होता है कि आपके प्लेटलेट्स का बॉडी में नंबर ज़्यादा होता है, तो दैट विल प्लेटलेट्स वो डैमेज साइट पे, वो जहाँ पे इंजरी हुई होती है उस साइड पे जाके अटैच होना. ये अगर ये वेसल है और इसकी वॉल पे प्लेटलेट्स अडहेयर हो रहे हैं, चिपक रहे हैं, तो उन प्लेटलेट्स एक्टिवेशन की वजह से, क्योंकि प्लेटलेट एक्टिवेट हो चुके हैं, वह ज़्यादा हो रहा है उनका नंबर, तो वहाँ से एक फैक्टर रिलीज़ होता है जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोक्सिन A2. और उस थ्रोम्बोक्सिन A2 की वजह से क्या होता है कि वो एक जो प्लेटलेट प्लग बना है, ये प्लग बना है ना प्लेटलेट का, तो ये अब थोड़ा सा टेम्परेरी था, मतलब हो सकता था कि ये अपनी जगह से उतर जाए, डिसलॉज हो जाए, लेकिन
जब ये थ्रोम्बोक्सेन A2 बना, इसने रिवर्सिबल यानी वो जो उतर सकता था, जो डिज़ोल्व हो सकता था, जो टूट सकता था, प्लेटलेट प्लग जो बना था उसको उसने लार्ज बड़ा कर दिया साइज़ में। अब वो बड़ा हो चुका, और जब वो बड़ा हो चुका तो अब वो सेकेंडरी और अब वो बिल्कुल एक परमानेंट प्लग की जो है शक्ल इख्तियार कर गया, वो उतरेगा नहीं। तो ये देखो, ये पैथोजेनेसिस ये क्यों हुई कि जब भी कोई प्लेटलेट्स अटैच होते हैं तो वो प्लेटलेट एक्टिवेशन होने की वजह से वहाँ थ्रोम्बोक्सेन A2 रिलीज़ होता है, और उस थ्रोम्बोक्सेन A2 ने रिवर्सिबल प्लेटलेट प्लग को लार्ज सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग में चेंज कर दिया। दिस इज़ व्हाट पैथोजेनेसिस इज़। थोड़ा सा अगर मैं ओवरव्यू आपको टाइप्स ऑफ थ्रोम्बाई पे दे दूँ, बहुत इजी है, नाम से ही आपको पता लग जाएगा। कार्डिक थ्रोम्बाई क्या हो सकता है? वॉल्स में हो सकता है, कोरोनरी आर्टरीज़ में हो सकता है हार्ट की, ठीक है, ये चैम्बर्स में बन सकता है क्लोट, कहीं पे भी कार्डिक हार्ट में। आर्टीरियल आर्टरी में जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं, आर्टरीज़ में, स्मॉल आर्टरीज़ में। फिर लोकेशन में विनस थ्रोम्बाई जो डीप वेन्स में, इसके अंदर ज़्यादा हम कंसीडर करते हैं हमारी लेग्स की वेन्स, जो पॉप्लीटियल वेन, इलियक वेन, उनके अंदर जो है हम कंसीडर करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम जो लिम्फ डक्ट्स होती हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, वहाँ पे बनता है। कैपिलरीज़ में बन सकता है, जहाँ बाइफर्केशन होती है कैपिलरीज़ की, वहाँ पे भी बन सकते हैं क्लोट्स। तो ये नेम से हमें पता लग रहा है कि अब थोड़ा सा एक और कुछ इनकी कैटेगरी है, जैसे म्यूरल थ्रोम्बाई अटैच टू वॉल, यानी किसी भी वेसल की वॉल के साथ जो अटैच है, दैट विल बी द म्यूरल थ्रोम्बाई। वेल्व्यूलर जो कार्डिक वॉल्व्स में या किसी भी जगह जो वॉल्व्स प्रेजेंट है, साइनोएट्रियल वॉल्व है, या अगर एयोटिक वॉल है या पल्मोनरी वॉल्व है, तो इन जगहों पे जो होते हैं दैट इज़ वेल्व्यूलर, ठीक है। ऑक्लूडिंग क्या होता है? जो किसी पूरी, जैसे मैं कहूँ ये हार्ड सरफेस है और इसके बाहर पूरे सरकमफेरेंस पर वो एक क्लॉट बना जो ऑक्लूड कर रहा है, बाहर की तरफ आपको जाता हुआ नजर आ रहा है, दैट विल कवर द एंटायर बाउंड्री और एंटायर पेरिफेरी और एंटायर सरकमफेरेंस, दैट विल बी एन एक्लूडिंग थ्रोम्बाई। सैडल थ्रोम्बाई दैट इज बाइफर्केशन ऑफ द ब्लड, मतलब ऐसी आर्टरी जो बाइफर्केट करके 2 में डिवाइड हो रही थी और आगे जा रही थी, दैट विल लीड्स टू, वहाँ पे किसी एक पोर्शन में उस बाइफर्केशन पे यहाँ पे वो क्लॉट बना, दैट विल बी अ सैडल थ्रोम्बाई। कैनलाइज्ड थ्रोम्बाई में क्या है? ब्लड चैनल्स फॉर्म, यानी ब्लड के छोटे छोटे चैनल्स बन जाते हैं, बहुत सारी उसकी ब्रांचेस चैनल्स बन जाता है और उन्हें किसी एक ब्रांच में थ्रोम्बाई बनता है, दैट विल बी कैनलाइज्ड थ्रोम्बाई। सो आई होप इट विल क्लियर कि आपको नेम से इसकी आइडेंटिफिकेशन समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आस्क मी इन द कमेंट्स एंड माय नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द डिफरेंस बिटवीन द वेनस थ्रोम्बाई एंड द आर्टीरियल थ्रोम्बाई। अल्लाह हाफिज़।